हे योर वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वैसे जो काउंसलिंग अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है परामर्श। क्या होता है? परामर्श। और आपको मालूम होगा कि इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों के अंतर के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में काउंसलिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और किसी काउंसलर की स्किल क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। वैसे काउंसलिंग वास्तव में उतना आसान नहीं है जितना कि आसान तरीके से लोग इसको समझते हैं। मुझे लगता है कि अभी अपने इस भारत देश में काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ज़्यादा उभर कर नहीं आया है, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि हम परिवारों से जुड़े होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो हमें जब भी कोई बात होती है, समस्या होती है, हम आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं। और सच यही है कि अगर आपके मन में जो भी बात है, अगर आप उसे अपने मित्र या घर में किसी से भी शेयर कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। अगर बात की जाए तो काउंसलिंग का ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, आज अपना भारत देश यानी हम लोग भी किसी न किसी तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आज के लोग अपने डिजिटल दुनिया में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि आपस में लोगों की कनेक्शन नहीं है, यानी ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। आप देखेंगे लोगों के रिश्ते बहुत कम होते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारे रिश्ते हैं, कहने के लिए सोशल मीडिया पर लोगों के थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम बैठ के कुछ अपने दिल की बात कह सकें? तो फ्रेंड्स, यही मतलब है कि आज की इस सोसाइटी में हमारे साथ ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं जिनके साथ हम बैठ के दिल की बात कह सकें, और इसी वजह से काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट उभर रहा है। और इतना ही नहीं, खैर काउंसलिंग आपके साइकोलॉजी का एक पार्ट है, जहाँ पर वास्तव में किसी समस्या का हम बहुत ही अच्छे तरह से समाधान करते हैं और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति समस्याओं का सामना करता है, उस व्यक्ति को हम एक सही रास्ते पर लाते हैं। तो बहुत सारी बातें अभी आपसे मैं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम सभी की डेली की लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम सभी बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। तो पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ काउंसलिंग और इसके बाद समझेंगे कि किसी काउंसलर का स्किल क्या होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर सभी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट काउंसलिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एडवाइस। देखिए, काउंसलिंग कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जहाँ पर हम सलाह देते हैं। आप आजकल देखते हैं सलाह देने वाले कितने लोग होते हैं, बट क्या रियलिटी में उस तरह से खुद भी वो चीज़ों को फॉलो करते हैं या समझ पाते हैं? तो सीधी सी बात है, काउंसलिंग कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जहाँ पर किसी को हम सलाह दें। ऐसे तो सोसाइटी में यही होता है ना। मान लीजिए कि अगर किसी को कोई समस्या है, जैसे कि मैं आपको लेकर ही बात करता हूँ, आप ज़रा सोचिए, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी प्रॉब्लम को किसी फ्रेंड या जिस पर आप भरोसा करते हैं, आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। ओके, करना भी चाहिए, लेकिन ज़रा आप याद कीजिए कि जो आपके सामने होता है, जिसे आप प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, क्या वो उस तरह से आपको कभी कोई आंसर देता है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए? हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपके कुछ ऐसे क्लोज लोग हो सकते हैं जो आपको वास्तव में ऐसा उत्तर देते हैं जिससे आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है कि लोग पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर आपको कोई सलाह देते हैं, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि इस तरह की सलाह कभी काम नहीं आती हैं, क्योंकि आप जिससे भी जो कुछ पूछते हो वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बताना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपसे बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताऊं, जो स्टूडेंट 12th क्लास पास करता है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि मैं क्या करूं 12th के बाद। तो उस टाइम पे अगर वो किसी इंजीनियरिंग लाइन में जाने वाले बंदे से पूछेगा तो वो वैसे ही बताएगा जैसे कि उसके अपने एक्सपीरियंस हैं। आर्ट वाले से पूछेगा तो आर्ट वाला वैसा ही बताएगा जैसे कि उसके एक्सपीरियंस है ना। ये अपनी अपनी सोसाइटी है। अगर इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो एक और एग्जाम्पल को समझो। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ, मैं गांव और शहर दोनों जगह पर रहा हूँ। तो होता क्या है कि जब जब मैं गांव में आया हूँ तो लोग मुझसे बोले, अरे यार क्या कर रहे हो, तुमको पुलिस के लिए या फिर ये जो लेखपाल के लिए और जो मिलिट्री के लिए, इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, तुम्हें जॉब प्राप्त करनी चाहिए। गांव के लोग
जो यहाँ पर रहते हैं वो मुझसे ऐसा बोलते थे। वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बोलते थे और अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे कुछ सलाह दी। लेकिन इसके विपरीत जब मैं शहर में होता था तो जो मेरे टीचर्स मुझे जानते थे, मुझे वो कुछ अलग हटके बताते थे। जैसे मुझे किसी टीचर ने बोला कि तुम्हारा साइकोलॉजी में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तुम साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग, यानी देखिए गांव के लोगों ने एक अपना एक्सपीरियंस जो उनके नॉलेज में होता है कि पुलिस, आर्मी या लेखपाल, उनके दायरे में जो उनकी समझ में नौकरियां होती हैं उसके बारे में उन्होंने मुझसे बोला। लेकिन शहर में किसी ने मुझसे बोला तुम साइकोलॉजी की फील्ड को चूज करो, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग उस तरह की चीज़ को जानते थे। तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि लोग हर हमेशा आपको वैसे ही सलाह देते हैं जैसे कि उनके लाइफ में खुद के एक्सपीरियंस होते हैं। इसलिए बेसिकली किसी दूसरे की एडवाइस ऐसे ही हमारे काम नहीं आ जाती है। ख़ास तौर पे अगर काउंसलिंग करते समय जब हमें किसी की काउंसलिंग करनी होती है तो उस समय हमें कोई ऐसी एडवाइस नहीं देनी होती है, क्योंकि ये एडवाइस देने की कोई प्रोसेस नहीं है। तो क्या है फिर? देखिए, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग योर पेशेंट नहीं बोलते हैं, हमें क्लाइंट बोलना चाहिए, तो क्लाइंट ही कहूँगा मैं। सॉरी, यहाँ पर जो ये पेशेंट लिखा हुआ है तो क्या है, बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग योर क्लाइंट हु इज जेन्युइनली इन नीड। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो क्या वास्तव में उसको नीड है, क्या वो वास्तव में हमारी हेल्प चाहता है। देखिए, मैं पहले भी कहा था, अगर किसी बंदे का इंसाइट नहीं है, उसकी खुद की सोच नहीं है कि उसको किसी की काउंसलिंग या किसी की मदद लेनी है, किसी का परामर्श लेना है, तो आप कुछ भी करो उसे आप ठीक कर ही नहीं सकते हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट काउंसलिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ गिविंग एडवाइस एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग योर क्लाइंट, और ऐसे क्लाइंट की हेल्प करना जिसे वास्तव में आवश्यकता हो। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें कहा गया है कि इट एम्स टू हेल्प एन इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। देखिए, काउंसलिंग का मेन उद्देश्य ये होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी खुद की सोच में ऐसा परिवर्तन लाना है कि वो खुद से अपने आप में ही सही हो जाए, क्योंकि जब तक हम किसी का इंसाइट चेंज नहीं करेंगे वो ठीक ही नहीं हो सकता है ना। जैसे कि कई बार हम लोग जब फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं तो कई बार अपने हिसाब से हम दूसरे को समझाना चाहते हैं, लाख समझाने पर भी कोई नहीं मानता है, लेकिन जब कोई घटना उसके साथ होती है तो वो अपने आप ही समझ जाता है। सो पॉइंट इज दैट कि जो काउंसलिंग होती है इसका एम होता है कि लोगों को उस पोजीशन में लाना जहाँ पर वो खुद से अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है काउंसलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल कन्वर्सेशन एज इट बिल्ड्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, सॉरी क्लाइंट। तो यहाँ पर पेशेंट नहीं है, क्लाइंट रहेगा, ध्यान रखिए आप। तो काउंसलिंग कोई ऐसा ही कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं होता है, यहाँ पर हमको प्रोफेशनल रिलेशनशिप सेटअप करना होता है। इसके बाद इट टोटली फोकस्ड, स्पेसिफिक एंड पर्पजफुल, है ना। सीधी कोई ऐसी बातचीत नहीं है कि भाई टाइम पास करने के लिए सर ये प्रॉब्लम है इसलिए बात करनी, नहीं। जो काउंसलिंग है ये फोकस्ड होती है, प्रॉब्लम फोकस्ड होती है कि भाई हमें क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से काम करना होता है, स्पेसिफिक होती है और पर्पजफुल होती है, इसका उद्देश्य होता है। और इसके बाद है काउंसलिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होता है वह एक प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है और यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। केवल एक बार में किसी से मीटअप करने से, बात करने से काउंसलिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि जब किसी का प्रॉब्लम होता है तो उसका इंसाइट इतना स्ट्रांग होता है उस प्रॉब्लम को लेके कि वो आसानी से बदलने वाला नहीं होता है, मॉडिफाई नहीं होता है, इसलिए उसमें टाइम लगता है, इसलिए काउंसलिंग थोड़ी लंबे समय तक चलती है। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर है स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम काउंसलिंग करते हैं एज ए काउंसलर तो हमारे पास क्या स्किल्स टेक्निक्स होनी चाहिए। तो अभी आके मैं कुछ स्किल्स के और टेक्निक्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। आप सभी को सुनिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है लिसनिंग स्किल्स। देखिए भाई, यहाँ पर जो लिखा है वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी आप कोशिश कीजिए खुद से समझने की। आप डेली लाइफ में कितने सारे लोगों से बात करते हैं, आप ध्यान रखिए कि आप हर हमेशा अपनी बात उस बंदे को बताना चाहते हैं, उस इंसान को बताना चाहते हैं जो आपकी बात को ध्यान से सुनता है। तो बस यही पॉइंट है कि किसी
काउंसलर के अंदर ये स्किल बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि उसको सुनना आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू शुड ऑलवेज लिसन केयरफुली एंड नॉट क्वेश्चन द क्लाइंट टू फ्रिक्वेंटली अलाउ हिम टू वेंटिलेट थ्रू योर लिसनिंग। ये पूरा लिखा हुआ है। देखिए, इसमें ये कहा गया कि आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना होता है। जब क्लाइंट बोलता है तो बीच बीच में हमें ऐसे बार बार क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, उसको अपनी आसान तरीके से बात कहने का पूरा मौका देना होता है और हमें उसको सुनना होता है। तो पहला है लिसनिंग स्किल्स। इसके बाद अटेंडिंग स्किल का मतलब क्या है कि हमारे जो अटेंशन है वो अटेंशन प्रॉपर अटेंशन होना चाहिए उसकी बातों पर। आप अपने डेली लाइफ में देखिए, आप अगर जिस फ्रेंड से बात करते हैं अगर उसका अटेंशन नहीं होता है तो आपका मन नहीं लगता है कि आप किसी बात को उसे बताएं। तो अटेंडिंग स्किल बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी बात पर अटेंशन देना होता है कि हम उसको अटेंड करें, वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट टू शो इंटरेस्ट एंड कंसर्न वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसका मतलब यह है कि जब आप बात को सुनते हैं, यानी जब काउंसलर बात सुनता है तब उसे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, हाँ कि मतलब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, है ना। जैसे आपको याद होगा जब आपने अपने मित्र से कोई बात शेयर की थी, अगर वो ध्यान से सुनता है और आपको लगता है यार ये तो समझ रहा है मेरी बात को, वो हाँ हाँ करता है, कुछ इशारे भी करता है, जैसे कि सामने खड़ा होता है कोई सिर हिला के आपकी बात पे एग्री करता है कि हाँ यार ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शाब्दिक तरीके से और अशाब्दिक तरीके से दोनों तरीके से हमें ऐसा इंटरेस्ट दिखाना होता है कि उसे लगे कि यह आपकी बात को सुन रहा है। तो ये बेसिक अटेंडिंग स्किल है और ये होना बहुत ज़रूरी है किसी काउंसलर के अंदर। इसके बाद है फीडबैक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग द, ये यहाँ पर मिस टाइप है, यहाँ पर होगा मीनिंगफुल। एक्सप्रेसिंग द मीनिंगफुल क्लाइंट्स फीलिंग्स एंड समराइजिंग हिज हर प्रॉब्लम्स। तो मतलब ये है कि आपको फीडबैक देना है। जैसे फीडबैक प्रतिपुष्टि होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो आपने जो कुछ वहाँ पर पढ़ा सीखा उसके बारे में आपको फीडबैक देना होता है कि कैसा लगा आपको, है ना। तो क्लाइंट के जब हम क्लाइंट के सामने बात करते हैं तो बात जब क्लाइंट कर लेता है तो उसके बाद हमको भी बीच बीच में ही फीडबैक देना होता है कि हाँ मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और उसकी बात में जुड़ के कुछ बातों को करना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, इससे आप में यानी काउंसलर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन बनता है। क्लाइंट को लगता है कि सर जो भी हैं वो मेरी बात को बेहतरीन तरीके से सुनते जा रहे हैं। इसके बाद है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब है फोकसिंग इन डेप्थ ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, यानी एक तरह से जांच करना है कि जो भी क्लाइंट हमारा है वो किस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आया है और उस पर हमें फोकस करना होता है और समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो भी है कहाँ से जनरेट हुई है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम सच में एक बिलीफ सिस्टम, एक हमारा जो मेंटल सेट होता है उसकी वजह होती है। किसी का भी मेंटल सेट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर कोई भी क्लाइंट है अगर किसी भी बात को लेकर परेशान है तो हमें समझना होता है कि आखिर इसका ऐसा मेंटल सेट या फिर इसने ऐसा थिंकिंग कैसे डिजाइन कर लिया है, कैसे इस थिंकिंग को सेटअप कर लिया है, तो उसको समझना होता है। इसलिए प्रोबिंग भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्किल होती है। सॉरी। इसके बाद है कॉन्फ्रंटिंग। तो इसमें देखिएगा कॉन्फ्रंटिंग का मतलब क्या है। देखिए कॉन्फ्रंटिंग का मतलब वैसे होता है सामना करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प द क्लाइंट टू रियलाइज हिज और हर प्रॉब्लम्स और हेल्प हिम टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट ही और सी इज सफरिंग फ्रॉम बाय मेकिंग प्रॉपर स्टेटमेंट। देखिए कॉन्फ्रंटिंग का मतलब मैंने बताया होता है सामना करना। तो आप यहाँ पर छोटी सी बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे कि अगर जब लाइफ में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर आप उसका जब सामना नहीं कर पाते हैं तो आपको उससे डर लगना शुरू हो जाता है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसी बात है जिस बात पे आप पॉजिटिविटी नहीं ला पाते हैं या फिर जिस बात को आप नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज नहीं कर पाते हैं, तब वहाँ पर आपका जो मेंटल सेट होता है उसमें नेगेटिविटी और आती है और आप डरते जाते हैं या फिर कहा जाए आप और नेगेटिव होते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी क्लाइंट होता है तो उस टाइम पे हमें उसको ऐसा बनाना होता है कि मतलब वो उस चीज़ का सामना कर सके, यानी जो भी हमारा क्लाइंट है वो अपनी समस्याओं का सामना कर सके। तो सीधी सी बात है ये बड़ा आसान होता है अगर उसका जो भी थॉट प्रोसेस है अगर उसको हम थोड़ा सा ब्रेकअप कराएं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्रयास करें तो फिर वो खुद ही अपनी समस्याओं का सामना करना शुरू कर लेता है और बाद में वो
उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। तो कन्फ्रंटिंग कराना भी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक या स्किल है किसी काउंसलर का। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्रेटिंग प्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिव वेज और एंगल्स टू लुक एट हिज और हर सिचुएशन। देखिए जब भी क्लाइंट हमारे सामने किसी प्रॉब्लम को लेके होता है तो हम उसकी प्रॉब्लम को इंटरप्रेट भी करना चाहिए। देखिए मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई क्लाइंट है, उसे लगता है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पा रहा है, तो फिर हम उससे ये पूछ सकते हैं कि इसके और क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये कोई स्टूडेंट है 10th क्लास का, 12th क्लास का, या मान लीजिए वो ग्रेजुएशन के दौरान का कोई स्टूडेंट है, या मान लीजिए आप भी अपने लाइफ में कभी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई बोलता है स्टूडेंट जो कि मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है, बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा बोलता है। तो हम उसे ऐसी सिचुएशन में ला सकते हैं जहाँ पर उसके सामने कई ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि भाई ठीक है, मान लीजिए पैसा नहीं है, तो पैसा कैसे आ सकता है। आप अभी जिस लेवल पर हैं वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, आप होम ट्यूशन दे सकते हैं, है ना। आप किसी ऑफिस में कुछ डेटा एंट्री जैसा वर्क कर सकते हैं, यानी कुछ भी ऐसे हम उसे 2 4 5 ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसे क्या होगा, उसे अपनी प्रॉब्लम से निकलने का एक नया नज़रिया आ जाएगा। हाँ यार, मैं तो ये भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से जब भी हमारा क्लाइंट होता है उसे इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है। बस सिंपल सी बात है कि उसके लिए हमें कुछ ऐसे अल्टरनेटिव तरीके बताने होते हैं जहाँ से वो अपने आप को दूसरे नज़रिए से भी देख सके। इसके बाद है सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें क्या होता है, शेयर योर एटीट्यूड, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को लेकर किसी से बात करते हो तो मोस्टली लोग अपनी बात को बताना शुरू करते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो फिर मैंने ऐसे ऐसे ठीक किया था। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आपको एक थोड़ा बहुत एक क्लू मिलता है और आपका इंसाइट चेंज होता है और चीज़ों से आप बाहर निकल जाते हैं। तो वही मतलब है कि एज अ काउंसलर हमें सेल्फ डिस्क्लोजर करना होता है, अपनी राय और एक्सपीरियंस भी कुछ रखने होते हैं। सिर्फ रखना होता है, हमें ये नहीं कहना होता है कि ऐसा कर लो, सिर्फ रखना होता है। क्योंकि जब वास्तव में किसी को प्रॉब्लम होती ना, तब उस टाइम पे केवल एक सिचुएशन को बताने से ही उसे अपने आप कोई रास्ता नज़र आ जाता है। इसके बाद देखिए नॉन डिपेंडेंस। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट होता है तो उस समय धीमे धीमे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है हम पे डिपेंड हो जाता है, हर हमेशा हमारा सहारा लेना चाहता है। तो हमें ये कंडीशन करनी होती है कि जो क्लाइंट होता है उसे हमें खुद पर यानी काउंसलर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसी कंडीशन नहीं क्रिएट करनी है कि हमारा क्लाइंट काउंसलर पर ही डिपेंड हो जाए हर बार के लिए। उसकी जगह हम उसको ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सके। इसके बाद क्वेश्चनिंग। जब भी क्लाइंट प्रॉब्लम को लेके आता है तो उसे हम क्वेश्चन पूछते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान हमें क्लाइंट से क्लाइंट से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। तो दोनों में अंतर समझते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर हम ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि क्लाइंट को यस और नो कहना होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर क्लाइंट विस्तार पूर्वक चीज़ों को बताता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और बोलता है कि सर मेरा बॉस से ये प्रॉब्लम है, मतलब उसके ऑफिस में लेके कुछ प्रॉब्लम है। अगर मैं उससे सीधा पूछूं तुम्हारी बॉस से कैसे बनती है, अच्छे से या ख़राब से, है ना, तो फिर क्या होता है कि वो सीधा बोल देगा भैया कि नहीं बनती हमारी, या फिर बोलेगा अच्छी बनती है ना। लेकिन अगर हम उससे ये पूछना चाहें, ये पूछें कि आपके ऑफिस में जो आपके सर हैं, जो बॉस हैं, उनके साथ आपके कैसे रिश्ते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पर वो ज़्यादा चीज़ों को अपने आप खुद ही बताएगा। तब आपको ना वहाँ से कुछ क्लू मिलते हैं और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसलिए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना होता है। इसके बाद है इनकम्प्लीट सेंटेंस। देखिए कई बार काउंसलिंग के दौरान क्या होता है, सेशन के दौरान होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो क्या करता है, चीज़ों को बीच में छोड़ देता है, यानी आधी बात बोलेगा और फिर बोलेगा नहीं। तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा इनकरेज करना होता है क्लाइंट को, ताकि वो अपनी पूरी बात कह सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और सच बात ये है कि अगर आप काउंसलिंग को सच में समझना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ में उस समय को याद करो जब आपका कोई फ्रेंड आपको प्रॉब्लम को शेयर करता है। तो बस वही काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो उसे भी आप समझ सकते हैं कि यार हाँ,
ये चीज़ें होती हैं और इन्हें हम यूज कर सकते हैं अच्छे से। रीफोकसिंग ये क्या होता है? इफ़ द पेशेंट इज गोइंग ऑफ ट्रैक और टॉकिंग इन सर्कल्स, यानी सीधी सी बात है, अगर आपका क्लाइंट बार बार जो भी मेन मुद्दा है उससे भटक रहा है तो हमें उससे उसी रास्ते पर लाना होता है। कई बार होता है कि लोग किसी प्रॉब्लम को लेके आते हैं और बाद में कहीं से और पहुंच जाते हैं, तो हमें बेसिकली जानना होता है इसकी बेसिक प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है। और ये इतना आसान नहीं है, रीफोकसिंग होना केवल फर्स्ट सेशन में नहीं आता है, काफ़ी सेशन के बाद पता चलता है कि किस प्रॉब्लम को लेके आया था और अभी क्या बता रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे क्लियर ही नहीं है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, बस ऐसे ही परेशान है, तो इस पर भी ध्यान देना होता है। इसके बाद देखिए और 2 पॉइंट हैं, साइलेंस और कनेक्टिंग। देखिए साइलेंस क्या है? जब भी काउंसलिंग होती है तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो क्लाइंट होता है वो रोना शुरू कर देता है। भाई जब भी कोई रोना शुरू करता है ना तो उस टाइम पे उसे रोने दीजिए, क्योंकि वो रोना समझिए एक ऐसा टाइम होता है कि उसका आधा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें रोने देना चाहिए और रोने के बाद जब वो अपने आप शांत हो जाए तब हमें बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि चुप जाओ, क्योंकि हम जितना रोकना चाहेंगे ना उसका इमोशंस उतना ही ज़्यादा और उसे ऐसा मोटिवेट करेगा, यानी अंदर से ऐसा बनाता है कि वो और रोता है। तो ऐसा नहीं करना है कि रोकना है, उसके साथ उसकी फीलिंग्स के साथ मिल के हमें उसको आगे तक रोने देना है। इसके बाद है कनेक्टिंग। सो कनेक्शन बिटवीन थॉट, सीधी सी बात है, जब क्लाइंट आपका है अगर आप सिमिलरिटी शो करेंगे कि हाँ भाई आपकी बात को हम समझते हैं, आपके विचार से सहमत हूँ, ये सब करना होता है ना। ये कंडीशन वहाँ पर होती है जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े केस होते हैं, किसी ने किसी का रेप किया होता है, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, उनकी बात को हाँ में हाँ कह के सुनते हैं, समझते हैं। क्यों? अगर वो अपोजिशन करेंगे तो फिर वो क्लाइंट अपनी बात बोलेगा ही नहीं, है ना, रेपिस्ट बात को बोलेगा ही नहीं। तो पहले क्या होता है, समय कनेक्ट करना होता है, सिमिलरिटी शो करनी पड़ती है और बात को समझना होता है कि क्या कैसा है। सो इस तरह से आज मैं जो भी बताया हूँ इसे आप अगर ढंग से समझेंगे तो निश्चित ही आप बेहतर तरीके से काउंसलिंग को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह से मैं काफ़ी लंबा वीडियो मैंने खींचा ये, और अब आप समझ गए होंगे काउंसलिंग क्या है। इस वीडियो को आप दोबारा से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें कुछ ऐसे ही और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए।